2014 से एक बांग्लादेशी जासूस इस देश में रहकर देश की सुरक्षा में सेंधमारी कर रहा था, लेकिन वो इतना चालाक था कि किसी जांच एजेंसी की पकड़ में नहीं आ सका। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि उसने एक हिंदुस्तानी मुस्लिम लड़की से शादी की, और दूसरा ये कि उस वक्त यूपी में सपा की सरकार थी, सपा के विधायक था और इस आतंकी को इस सपा विधायक का संरक्षण प्राप्त था। विधायक का नाम है इरफान सोलंकी। ये वही इरफान सोलंकी है जो इस वक्त यूपी पुलिस की मेहमान नवाजी में है। ये खुद सरेंडर करने पुलिस के पास पहुंचा था क्योंकि सरकार में योगी आदित्यनाथ हैं। सपा सरकार में प्रदेश में मुस्लिमों के लिए पुलिस को एक आदेश था कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये बात खुद उस वक्त के सांसद योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। इस बात को कहते हुए सीएम योगी ने यादवों और मुस्लिमों का एक उदाहरण भी दिया था। आज एक बार फिर बात करेंगे डॉक्टर रिजवान की, जिसके जासूस होने के पुख्ता सबूत पुलिस के पास हैं। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। पुलिस की पूछताछ में रिजवान ने हवाला का कारोबार करने और पाकिस्तान में कई लोगों से संबंध होने की बात कबूल की है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान मोहम्मद से पूछताछ के लिए पुलिस को 9 घंटों की रिमांड मिली थी। इस पूछताछ में उसने बताया कि वो कमाई के लिए हवाला का काम करता था, लेकिन वो देशद्रोही नहीं है। उसने ये भी बताया कि वो हवाला के काम के लिए वो पाकिस्तान समेत कुछ अन्य देशों की यात्रा भी कर चुका है। इन सभी देशों में जाने के लिए वो बांग्लादेशी पासपोर्ट का इस्तेमाल करता था। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर रिजवान ने चुप्पी साध ली। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और घुमा फिराकर सवाल पूछने शुरू किए तो उसने बताया कि वो बांग्लादेश में एक होटल चलाता था। शादी करने के बाद अब कानपुर के आर्यनगर के एक फ्लैट में रहता है। पुलिस ने रिजवान मोहम्मद की निशानदेही पर उसके घर की दोबारा तलाशी ली। इस तलाशी में पुलिस को उसके घर से बांग्लादेश में बनी हुई 111 नशीली गोलियां और छिपाकर रखे गए 1.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए। रिजवान पर मादक पदार्थ रखने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा तलाशी के दौरान जूतों की अलमारी से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्कूल के कुछ फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस को रिजवान ने यह भी बताया कि वो साल 2016 में कोलकाता में एक मेडिकल एनजीओ में मेडिकल अफसर हुआ करता था। इसके बाद उसने नौकरी नहीं की। अपने हवाला कारोबार को लेकर रिजवान ने पुलिस को बताया कि इस बारे में उसकी पत्नी हिना खालिद और ससुर खालिद माजिद को पता था। पुलिस ने उसके बैंक खातों से जुड़ी डिटेल को लेकर भी पूछताछ की। हालांकि रिजवान ने अपने बैंक खातों में आ रहे पैसों को लेकर क्या बताया, उस बात की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आ सकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिजवान मोहम्मद से हुई पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस अब उसकी 14 दिन की रिमांड और मांगेगी। साथ ही रिजवान के साथ गिरफ्तार हुए 4 अन्य लोगों से भी पूछताछ और क्रॉस वेरिफिकेशन की जाएगी। इस रिजवान का तो क्रॉस वेरिफिकेशन होना ही है, लेकिन उससे पहले इरफान सोलंकी का क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो जो राज उगलेगा वो उगलेगा ही, लेकिन इरफान भी तो बताएगा कि इन लोगों के मंसूबे क्या थे, क्या क्या जानकारियां इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान तक पहुंचाई और देश में चल रही देश विरोधी गतिविधियों के पीछे और कौन है, और सबसे बड़ी बात इसके आगे के मंसूबे क्या हैं। आपको बता दें, पुलिस ने 11 दिसंबर को रिजवान मोहम्मद, उसकी पत्नी हिना खालिद, ससुर खालिद माजिद और रुखसार को गिरफ्तार किया था। एक और नाबालिग भी पुलिस की हिरासत में है जो इसी के परिवार का सदस्य है। पुलिस ने आरोपियों के घर की तलाशी ली थी। तलाशी में घर से बांग्लादेशी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, $1000 विदेशी मुद्रा, 25 लाख रुपए के सोने के आभूषण और करीब 14 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे। आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में यह स्वीकार किया था कि वो साल 2016 से भारत में रह रहे हैं। पकड़े गए रिजवान परिवार के कागजात कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने वेरीफाई किए थे। विधायक इरफान ने न सिर्फ पकड़े गए आरोपियों को अपने आधिकारिक लेटर हेड पर भारतीय होने की पुष्टि की थी, बल्कि उनके कागजातों को
लगातार सत्यापित भी करता रहा था। हाजी इरफान के अलावा सपा पार्षद मन्नू रहमान ने साल 2019 में इन बांग्लादेशियों के भारतीय होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया था। जब ये रिजवान अहमद पकड़ा गया तो इसके पास से बांग्लादेश और भारत के पासपोर्ट के अलावा लैपटॉप, मोबाइल जैसी तमाम चीजें बरामद हुई थी। और जब एनआईए एटीएस ने इन उपकरणों को खंगाला तो यह साफ हो गया कि ये इंसान देश के लिए बड़ा खतरा है। और साथ ही ये जांच केजरीवाल और ममता और अखिलेश जैसे नेताओं के मुंह पर तमाचा भी है, जो इस देश में बांग्लादेशियों को बसाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और फिर वो देश को दहलाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा वो राजनेता बनते जा रहे हैं जो कुर्सी के लिए इन लोगों को पालते हैं, देश को खतरे में डालते हैं। ये जो ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार और अखिलेश जैसे नेता हैं, ये अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबसे पहले देश को इन नेताओं के इलाज के बारे में सोचना पड़ेगा। ये नेता जितना प्यार इन घुसपैठियों पर लुटाते हैं, अगर उतना प्यार ये देश की जनता पर लुटाएं तो देश का विकास हो, ना कि दंगे हों। लेकिन इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ चाहिए। बिना इनके इन नेताओं की राजनीति अधूरी रह जाती है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 900 पाकिस्तानी हिंदू दिल्ली में आए थे इस आस में कि हिंदुओं के देश में सुकून से रह पाएंगे। लेकिन 10 साल में ना तो उन्हें ढंग का पानी मिला, ना बिजली मिली और घर की तो बात ही छोड़ दीजिए। 8 साल से केजरीवाल दिल्ली में बैठा है लेकिन इन गरीबों पर उसकी नजर नहीं गई। जबकि जिस जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा भड़की थी, उस पूरे इलाके में बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं और उनके पास पक्के मकान हैं और इन हिंदुओं के पास छप्पर। एक खुले मैदान में ये लोग पड़े हैं, ना ये बारिश में भीगते हैं, ना इन्हें धूप लगती है और ना ही इन्हें ठंड लगती है। दोनों तस्वीर दिल्ली की हैं, जो दिल्ली केजरीवाल की है। इन दोनों तस्वीरों में आपको पता है फर्क क्या है? फर्क ये है कि हिंदुओं के घरों पर तिरंगे और बीजेपी के झंडे लगे हैं, जबकि बांग्लादेशी केजरीवाल को वोट देते हैं। असल में इसे कहते हैं वोटों की राजनीति। इस वोटों की राजनीति की फेर में फंसकर राजनीतिक पार्टियां इस देश का बेड़ा गर्क करने में लगी हैं। सीएम योगी को ऐसे फर्जी नेताओं पर कुछ जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग बाज नहीं आने वाले। ये लोग ऐसे ही आतंक की फैक्ट्री पर काम चालू रखेंगे और प्रदेश की छवि को पलीता लगाते रहेंगे। योगी ने प्रदेश की जो छवि गढ़ी है उसे ऐसे लोगों के हाथ तो नहीं छोड़ सकते। आप ऐसे ही सोचिए कि देश किस दिशा में आगे जा रहा है। आप रिजवान और इरफान सोलंकी जैसे लोगों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।